नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। कार्यक्रम में आज बात होगी आतंक के उस खूनी खेल की जिसमें दहशतगर्दों की बौखलाहट दिखाई देती है, और इस बौखलाहट की वजह है सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट, जिसका मकसद है घाटी को आतंक और आतंकियों से मुक्त करना। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं। हमारा पहला सवाल अब आपके सामने आ रहा है, और हमारा सवाल यह है कि टारगेट किलिंग कश्मीर की शांति के लिए कितना बड़ा खतरा है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में आतंकियों के मंसूबों को निस्तनाबूद कर दिया है। ऐसे में अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए वो बेकसूर और निहत्थे लोगों को टारगेट कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बल आतंकियों की कमर तोड़ने में लगे हैं। बंदूक उठाने वाले आतंकियों को सुरक्षा बल जहन्नुम पहुंचाने में कोई कोताही नहीं बरत रहे। ऐसे में बौखलाए आतंकी अब उन बेकसूरों को निशाना बना रहे हैं जिनसे उन्हें कोई चुनौती नहीं मिल रही। मंगलवार की रात दक्षिण कश्मीर के शोपियां में उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों की हत्या के मुख्य आरोपी इमरान बशीर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले में उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों को मारे जाने के आरोप में गिरफ्तार हाइब्रिड मिलिटेंट इमरान बशीर एक मुठभेड़ में मारा गया है। पुलिस का कहना है कि बीती रात जब पुलिस और सुरक्षा बल अलग अलग जगहों पर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे थे, तभी एक घर से गोलीबारी हुई जिसमें इमरान बशीर मारा गया। सोमवार को उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले 2 मजदूरों की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये दोनों मजदूर कश्मीर में रोटी की तलाश में गए थे, जहां उन्हें गोली खानी पड़ी। आज कन्नौज में दोनों मजदूरों का अंतिम संस्कार किया गया। जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए दिए गए हैं। शनिवार को आतंकियों ने शोपियां में ही एक कश्मीरी पंडित पूर्ण कृष्ण भट्ट की हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों का गुस्सा भड़क उठा और वो सड़कों पर उतर गए। खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लोगों की नाराजगी बेवजह नहीं है। पिछले कुछ दिनों में टारगेट किलिंग की ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जिसमें कश्मीरी पंडितों के साथ साथ बेकसूर मजदूरों तक को निशाना बनाया गया है। 12 मई को चाडूरा में कश्मीरी हिंदू राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई। 15 मई को बारामूला में शराब दुकान पर काम करने वाले रंजीत सिंह की हत्या की गई। 26 मई को टीवी कलाकार अमरीना भट्ट की बड़गांव में उनके घर में हत्या कर दी गई। 31 मई को कुलगांव में स्कूल अध्यापिका रजनी बाला की हत्या की गई। 2 जून को कुलगांव में राजस्थान निवासी विजय की बैंक के भीतर हत्या कर दी गई। 12 अगस्त को बांदीपुरा में बिहार के मजदूर मोहम्मद अमरीज की हत्या की गई, और 16 अगस्त को शोपियां में आतंकियों के हमले में मजदूर सुनील की मौत हो गई। और इस महीने की 2 वारदातों को शामिल करें तो जनवरी से अब तक घाटी में आतंकियों ने 30 लोगों की जान टारगेट किलिंग से ली। दरअसल टारगेट किलिंग कश्मीर में अशांति फैलाने और लोगों में असुरक्षा की भावना को लाने के लिए पाकिस्तान का नया हथियार बन गया है। आतंकी संगठन अब बेकसूर निहत्थे लोगों को निशाना बना रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका हथियार और दूसरी सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल जहां सुरक्षा बलों ने घाटी में 20 विदेशी आतंकियों को ढेर किया था, तो इस साल अब तक 44 विदेशी आतंकियों को ठिकाने लगाया जा चुका है। सरहद पार से उनको मदद दे रहा है। वो गए 70 साल से मदद देता ही आ रहा है और आगे भी देता रहेगा, क्योंकि भुट्टो साहब ने बोला था कि इंडिया शुड बी ब्लेड विथ 1000 कट्स। तो वही जो चीज़ है वो आजकल ये कर रहे हैं। तो फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान को ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर एनआईए है, वहाँ की पुलिस सक्षम है, वो इनसे निपटा लेगी। आतंकी बेकसूरों की हत्याएं कर रहे हैं तो सुरक्षा बल घाटी से आतंकियों का नामो निशान मिटाने में जुटे। अब तक 171 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है।
मेन कारण ये है कि आज भी वहां पर जो लोग वहां पर इन्फॉर्मर बन करके बैठे हैं, ये करते हैं। हालांकि प्रशासन ने बहुत से लोगों को टर्मिनेट किया है, सैक किया है, जो वहां पर उनके वर्कर बन करके काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सुरक्षा बल जो बता रहे हैं कि आज भी जो किलिंग्स हुई हैं उस पर उन्होंने एक दो आदमी को पकड़ा है। काम कर रहे हैं, लेकिन और करने की, सर्च आउट ऑपरेशन चलाने की जरूरत है, सख्ती और लाने की जरूरत है। आतंकी संगठन घाटी में अपना खौफ बनाए रखने के लिए भले ही टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे हों, लेकिन सुरक्षा बल उनके नापाक मंसूबों को नेस्त नाबूद करके उनका तेजी से सफाया कर रहे हैं। अशरफ वाणी, कश्मीर, गुड न्यूज टुडे। हाल फिलहाल की आतंकी वारदातों को देखकर लगता है कि सुरक्षा बलों पर आतंकियों का बस नहीं चल रहा। ऐसे में वो आसान टारगेट ढूंढते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। घाटी में आतंकियों को समर्थन भी दिनों दिन घटता जा रहा है, लिहाजा अपना खौफ बनाए रखने के लिए वो बेगुनाहों को निशाना बना रहे हैं। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या टारगेट किलिंग आतंकियों की बौखलाहट का परिणाम है? आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल के सिन्हा का। इसके अंदर में दो चीजें हैं। एक बौखलाहट तो कह लें कि आतंकियों का, ये तो जो उसका परपिचुएटर है, जो एक्चुअली उसके आकाज हैं, उनके बौखलाहट का तो 100% ये है। जिस तरह से चीजें बदली हैं, जिस तरह से आतंकवाद के ऊपर में कार्रवाइयां हो रही हैं, तो ये जो उनके परपिचुएटर्स हैं, जो एलओसी के उस पार बैठते हैं, उनके अंदर में ये है कि इसको आप वापस स्टेटस को है जो आतंकवादियों का गतिविधियों का जम्मू एंड कश्मीर में यथास्थिति जो पहले थी वो बहाल करने की, क्योंकि पूरी परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में बदल चुकी हैं और बदल रही हैं, बहुत तेजी से बदल रही हैं। जब वहां के एलजी साहब ये कहते हैं, मनोज सिन्हा साहब, कि लास्ट लेग में है, लास्ट लेग का है तो लास्ट बेस्टन में है। धारा 370 हटने के बाद से घाटी की फिजा बदल रही है, लोगों में नई उम्मीदें जाग रही हैं, लेकिन यह बदलाव आतंकियों और उनके आकाओं को रास नहीं आ रहा। बदलाव की कहानी आंकड़े भी कहते हैं। धारा 370 हटने से पहले आतंकी वारदातों में मारे जाने वाले आम लोगों की संख्या ज्यादा थी, जवान भी ज्यादा शहीद हुए थे। लेकिन 370 हटने के बाद आतंकी वारदातों में आम नागरिकों की मौत भी कम हुई है और जवानों की शहादत में भी कमी आई है। हमारा अगला सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर आतंकियों को बेचैन कर रहा है क्या? आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ का। बेचैनी इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद डायरेक्ट नाता हो गया पब्लिक का भारत सरकार के साथ या भारत के साथ। इसके बाद ग्रास रूट लेवल पर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, यानी पहली दफा पंचायत के इलेक्शन कराए गए, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन कराए गए, यानी कि जो पहले हर चीज का कोटा, उसके जो स्कीमें बनती थी वो सब स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बनती थी, और अब वो पंचायत घरों में बन रही हैं। गांव अपने लोग अपने लिए जिम्मेदार थे। दूसरी तरफ स्कूल चलने लगे, स्कूलों का बंद होने की हड़ताल खत्म हो गई, सड़कों पे पथराव बंद हो गया, टूरिस्ट आने लगे। जब ऐसी गतिविधियां आप देखते हैं तो खुशहाली और मतलब खुशहाली बहाल हो जाती है और लोगों को अच्छा लगने लगता है। तो ये सब देखते हुए तो जो पहले के जो ठेकेदार थे वो हर फील्ड से वो इस बात से बेचैन है। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर में आतंक की आग भड़काई है, न केवल साजिशें रची हैं बल्कि घाटी में आतंकी भी एक्सपोर्ट किए हैं। लेकिन सुरक्षा बलों की रणनीति के आगे उसकी साजिशों के परखच्चे उड़ रहे हैं। इस साल कश्मीर में कई विदेशी आतंकी मारे जा चुके हैं। अब नजर डाल लेते हैं हमारे आज के चौथे सवाल पर, जो अब आपके सामने है। और हमारा सवाल है, कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने की पाकिस्तान की बेताबी किस हद तक पहुंच गई है? कश्मीर में पाकिस्तान की शह पर आतंकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है रक्षा विशेषज्ञ का। 30 सालों से जिस तरह से चीजें हुई हैं, खास करके तो फॉरेन टेररिस्ट का जो सवाल था आपके, ये सारे के सारे फॉरेन टेररिस्ट ही हैं, जो कि वहां की धरती से, वो भी उनको कह लीजिए भोले भाले, वो रेडिकलाइज्ड गरीब, गुर्बत में जीने वाले लोग कुछ चंद पैसों के लिए इधर आते हैं और ये कार्रवाई एक्सप्लॉयटेशन है उनकी। कोई ऐसा नहीं कि उनका कोई जो आने वाला ये, मगर वो पैसे के लिए और दूसरे दबाव में या
जब वो इस्लाम की बात करते हैं, जिहाद की बात करते हैं, उनके नाम पर इस तरह से चीजें चलाई जा रही हैं। तो इसका अंत जो होगा, चीजें जो हो रही हैं उससे अंत नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रोजन कॉन्फ्लिक्ट की तरह पाकिस्तान ने इसको ले रखा है। उसके लिए डेटरेंस पैदा करना पड़ेगा, उनकी रूहें कांपे इस तरह से यदि कोई कार्रवाई होती है, उसका रिट्रीब्यूशन इमीडिएट और बहुत ज्यादा तगड़ा होना चाहिए, जो कि हम लोग अपने हिंटरलैंड में करते हैं, उधर नहीं करते। तो वो तो करना पड़ेगा, नहीं तो पूरे विश्व के इतिहास को देख लीजिए, टेररिज्म कभी ऐसे जाता नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि सुरक्षा बलों की कारगर और मारक रणनीति आतंकियों के मंसूबों को फेल कर रही है। उनके पांव उखड़ रहे हैं। ऐसे में वो हताश होकर मासूमों को निशाना बना रहे हैं ताकि उनका खौफ कायम रहे। दूसरी ओर सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की कमर तोड़ने में जुटे हैं। अब नजर डाल लेते हैं हमारे 5वें सवाल पर, जो अब आपके सामने है। और हमारा सवाल है, टारगेट किलिंग पर लगाम लगाने के क्या उपाय हो सकते हैं? आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल के सिन्हा का। सिक्योरिटी फोर्सेस तो लगी हुई हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज बरकरार मुस्तैद हैं, लेकिन ये जो सोसाइटी के अंदर हम आपके बीच में रहने वाले लोग हैं, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये रिपीटेड ऑफेंडर भी नहीं बनते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल बनता है सिविल सोसाइटी का। सिविल सोसाइटी यानी आप और मैं जो कश्मीर के अंदर रहते हैं, जम्मू कश्मीर में जो रहने वाले लोग हैं, हमारे टीचर्स, पड़ोसी, पुलिस वाले, सब मिल मिलाकर सिविल सोसाइटी बनते हैं। और ये लोगों का काम है कि वो ऐसे लोगों को देखें, जो शक की निगाह से देखें, जो ऐसी कार्रवाइयां कर सकते हैं। यकीनन उनको पता लगेगा, पड़ोसी को पता लगेगा या रिश्तेदारों को पता लगेगा, और उनका फर्ज बनता है कि वो ऐसे लोगों को कानून के हवाले। जब धारा 370 हटाई गई थी तो इसके खिलाफ कई नेताओं ने आवाज बुलंद की। उनका कहना था कि 370 का हटना कश्मीर के हित में नहीं है, हालात बेकाबू हो जाएंगे। ये आवाजें अब तक उठ रही हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला टारगेट किलिंग को धारा 370 से जोड़कर ही देख रहे हैं। नजर डाल लेते हैं हमारे 6ठे सवाल पर, जो अब आपके सामने है। और हमारा सवाल है, क्या कुछ नेता कश्मीर की समस्या सुलझाने की बजाय सुलगा रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला के बयान के बाद बवाल खड़ा हो गया। खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जोरदार तरीके से फारूक के बयान पर पलटवार किया। हाल के दिनों में कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। टारगेट किलिंग में निहत्थे बेकसूरों को आतंकी निशाना बना रहे हैं, लेकिन कश्मीर के कुछ नेता इस पर सियासत करने से नहीं चूक रहे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं कभी नहीं थमेंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर्वोच्च नेता टारगेट किलिंग को आर्टिकल 370 से जोड़ रहे हैं। कभी बंद नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं, कहते हैं कि जहाँ बहुत सब कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है, मेरी क्यों मृत्यु हो रही है? इसके जिम्मेदार कौन है, बताइए मुझे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार किया है। एलजी मनोज सिन्हा ने फारूक अब्दुल्ला का नाम लिए बगैर उनके सीएम रहते हुए नरसंहारों का जिक्र कर उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब आंकड़ों की बात होगी तो यहाँ दशकों तक शासन करने वाले लोगों के मुंह पर पोतने के लिए कालिख भी कम पड़ जाएगी। कुछ लोग न्याय की बात कर रहे हैं, जस्टिस टू हुम, किसको न्याय देने की बात कर रहे हैं? 3 दिन के अंदर ये घटनाएं हुई हैं। इस निर्मम हत्या का सवाल है। मैं उन आंकड़ों को दोहराऊं, जो लोग ये बयान दे रहे हैं, तो कालिख कम पड़ जाएगी उनके चेहरे पर पोतने के लिए। मनोज सिन्हा ने 1998 में गांदरबल में 26 हिंदुओं की हत्या और साल 2000 में 35 सिखों की हत्या का आंकड़ा सामने रखकर फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद राज्य में आतंकी वारदातों में कमी आई है।
सवाल उठाया जा रहा है कि 370 हटने के बाद कहा गया था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आंकड़ों को देखेंगे तो काफी कमी आई है। एसएटीपी के आंकड़ों के मुताबिक आर्टिकल 370 खत्म होने के पहले 2017 में कश्मीर में 163 आतंकी वारदातें हुई, जिसमें 54 नागरिक मारे गए। 220 आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया और सुरक्षा बलों के 83 जवान शहीद हुए। 2018 में 206 घटनाओं में 86 नागरिक मारे गए और 271 आतंकियों को ढेर किया गया, जबकि सुरक्षा बलों के 95 जवान शहीद हुए। 2019 आर्टिकल 370 हटने से पहले 5 अगस्त तक 27 वारदातें हुई, जिसमें 23 सिविलियंस मारे गए, जबकि 135 आतंकियों का सफाया हुआ और 74 जवान शहीद हुए। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया। इसके बाद के आंकड़े ये बताते हैं कि न केवल मरने वाले सिविलियंस की संख्या कम हुई है, बल्कि सुरक्षा बल के जवानों के शहीद होने का आंकड़ा भी कम हुआ है। 2020 में 140 आतंकी वारदातें हुई, जिसमें 33 नागरिकों की जान गई, 232 आतंकी मारे गए और सुरक्षा बलों के 56 जवान शहीद हुए। 2021 में 153 आतंकी वारदातें हुई, 36 नागरिक मारे गए, 193 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया गया और 45 जवान शहीद हुए। 2022 में 11 अक्टूबर तक 133 आतंकी वारदातें हुई, जिसमें 25 नागरिक मारे गए, 171 आतंकियों का सुरक्षा बलों ने सफाया किया और 29 जवान शहीद हुए। फारूक अब्दुल्ला के बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ऐसे बयानों से ही आतंकियों का मनोबल बढ़ता है। लोग न्याय उसको समझते हैं, 3 पीढ़ियां इनकी राज यहाँ पर कर गई, इनको कौन सा न्याय चाहिए? जो ये गलतियां की है उनको सुधारा नहीं जाए। जहां तक फारूक अब्दुल्ला की इस तरह की स्टेटमेंट थी, वो लोगों को, उन मिलिटेंट्स को प्रवोक करती है कि इन पर जाकर के अटैक किया जाए। तो ऐसे लोगों पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए। टारगेट किलिंग आतंकियों का आखिरी हथियार बचा है। ऐसे में अगर आतंकियों के इस हथियार को भी सुरक्षा बल ध्वस्त कर दें तो घाटी से आतंक का सफाया हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर को लेकर बिहार में बवाल हो गया है। इस हंगामे की वजह एक प्रश्न पत्र है। यह प्रश्न पत्र है 7वीं क्लास का। इस पेपर में कश्मीर से जुड़ा आपत्तिजनक सवाल पूछा गया है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, कश्मीर को लेकर बिहार में क्यों हो रहा है हंगामा? हंगामा इसलिए ज्यादा है कि यह सवाल पूछा गया कि मुस्लिम बहुल किशनगंज जिले में, ऐसे में बीजेपी इस मामले को मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़कर नीतीश सरकार पर हमला कर रही है। कश्मीर में मचे टारगेट किलिंग के घमासान के बीच बिहार में भी कश्मीर को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा है। इस बवाल की जड़ बिहार के किशनगंज से जुड़ी है, लेकिन कैसे, वो हम आपको बताते हैं। इस दस्तावेज पर जरा गौर कीजिए। सबसे ऊपर लिखा है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, उसके नीचे लिखा है जिला किशनगंज, ठीक नीचे लिखा है अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2022, उसके ठीक नीचे लिखा है कक्षा 7 दूसरी तरफ विषय अंग्रेजी। दरअसल जिस दस्तावेज को आप देख रहे हैं ये 7वीं क्लास के अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन इसके बाद जो सवाल पूछा गया है और उसके जो विकल्प दिए गए हैं वो चौंकाने वाले हैं। सुनिए सवाल क्या है। What are the people of the following countries called? One is done for you. सवाल पर जरा गौर कीजिए। सवाल कंट्री को लेकर पूछा गया, जिसमें खाली स्थानों को भरना है। अब इस सवाल के चौथे विकल्प पर ध्यान दीजिए। द पीपल ऑफ कश्मीर आर कॉल्ड द, और इसके ठीक नीचे 5वां विकल्प है द पीपल ऑफ इंडिया आर कॉल्ड द। इस क्वेश्चन पेपर में कश्मीर को एक अलग कंट्री बताया गया है और यही है बिहार में कश्मीर को लेकर पूरे बवाल की जड़। कश्मीर को अलग देश बताए जाने के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर बच्चों के दिमाग में जहर बोने का आरोप लगाया है। आप क्या बच्चों के दिमाग में ये विष बोना चाहते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, कश्मीर एक अलग देश है? तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है। तो जिन भी लोगों ने ये गलती की है उनको अविलंब बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है।
ये जो तीसरी चौथी कक्षा का भी जो छात्र होगा वो इतनी बात को समझता है। विवादित सवाल पूछे जाने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध जताया और बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मामले पर हंगामा मचने के बाद बिहार सरकार बैकफुट पर आ गई है और डैमेज कंट्रोल में जुट गई। राज्य के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात तो कही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, बीजेपी पार्टी के। तक्षशिला बिहार में है। प्रधानमंत्री को यह ज्ञान न होता हो कि तक्षशिला कहाँ है। विक्रमशिला में तक्षशिला को मिला दिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से स्वामी विवेकानंद को बात करा दिया। तो भैया यह चूक है, गलती है, और चूक गलती जो भी हो कार्रवाई होगी। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए इसे पूरे मामले को एक सोची समझी साजिश करार दिया है। शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा सीमांचल के जिलों में यह पूछा जाना कि चीन के नागरिक को, इंग्लैंड के नागरिक को, नेपाल के नागरिक को, भारत के नागरिक को और उसी के साथ कश्मीर के नागरिक को क्या कहते हैं, यह बताता है कि यह सरकार कहीं न कहीं सरकार में बैठे हुए पीएफआई समर्थकों के और राजद के जो समर्थक पीएफआई हैं उनका नापाक गठजोड़ है। 7वीं क्लास के बच्चों से पूछे गए इस सवाल पर बिहार सरकार प्रिंटिंग मिस्टेक की दलील दे रही है, लेकिन बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ये गलती किसी के गले नहीं उतर रही, क्योंकि बिहार सरकार ने ऐसी ही गलती 2017 में भी की थी। पटना से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नया मुद्दा, नए सवाल।